हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का पीसीएम गुरु यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। इसका हम बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, ये बिलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मैं एकदम जल्दी से आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये सूत्र याद होंगे। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इन्हीं सूत्रों पर आधारित आसान न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बिलियन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, बिलियन सॉल्यूशन क्या होता है। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन की परिभाषा क्या है? दो या मोर देन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण जो होता है, इस मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। तो परिभाषा से दो बातें क्लियर हो रही हैं कि एक तो ये कि बिलियन में कम से कम दो पदार्थ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे। दूसरी एक बात ये क्लियर हो रही है कि मिश्रण जो होना चाहिए वो समांगी होना चाहिए। समांगी मिश्रण होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें कोई मिश्रण भरा हुआ है, तो मिश्रण का जो संगठन यहाँ ऊपर है वही संगठन नीचे भी होगा। इस पॉइंट पर भी वही संगठन होगा, इस पॉइंट पर भी वही संगठन होगा। मतलब बिलियन जो होगा, किसी भी मिश्रण को हम बिलियन तभी कह सकते हैं या समांगी मिश्रण तभी कह सकते हैं जब मिश्रण के हर एक बिंदु पर दोनों पदार्थ अच्छी तरह से या बराबर मात्रा में मिले हुए हों। मतलब कि मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर मिश्रण का संगठन समान ही होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं एक पदार्थ ज़्यादा है, मतलब यहाँ एक पदार्थ ज़्यादा है या दूसरा पदार्थ यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये समांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब ये दो का क्या मैटर है? दो का जो मैं बता रहा था, दो की बात ये है कि कम से कम दो तो होंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या कितने भी हो सकते हैं। तो ये कम से कम दो जो हैं, इनमें से एक को हम कहते हैं विलय और दूसरे को हम कहते हैं विलायक। एक को हम क्या कहते हैं? विलय, और एक को कहते हैं विलायक। और दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बिलियन। सही है। अब बिलियन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? तो बिलियन कहते हैं जो विलय कहते हैं जो मात्रा में कम होता है, विलायक कहते हैं जो मात्रा में ज़्यादा होता है। ये मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ, ये परिभाषा नहीं है। विलय की परिभाषा ये है, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे कहते हैं विलय, और जिस पदार्थ के अंदर विलय को घोलते हैं उसे कहते हैं विलायक। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। विलय वो पदार्थ होता है जिसको घोला जाता है, और विलायक वो पदार्थ होता है जिसके अंदर विलय को घोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार अवस्था के आधार पर अगर बात करी जाए तो अवस्था के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस। तो एक बिलियन ठोस का ठोस के साथ बन जाएगा, दूसरा बिलियन ठोस का द्रव के साथ बन जाएगा, और तीसरा बिलियन गैस का ठोस के साथ बन जाएगा। तो 3 बिलियन हो गई है, 3 प्रकार के बिलियन हो गए। इसी प्रकार से 3 बिलियन और बन सकते हैं अगर ठोस का बिलियन किसके साथ बनाया जाए? द्रव के साथ ले लो, फिर द्रव का द्रव के साथ ले लो, फिर गैस का द्रव के साथ ले लो, तो ये 6 हो गए। इसी तरह से फिर से गैस का ले लो ठोस के साथ, गैस का ले लो, गैस का द्रव के साथ ले लो, और गैस का गैस के साथ ले लो। देखो, अब तुम कह रहे हो कि इसमें एक 2 बार आ गया, ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि 1 बिलियन 2 बार आ गया। हाँ, तो 1 बिलियन बिल्कुल 2 बार आ गया, ठोस का गैस का 2 बार आ गया, मतलब सब 2 बार आए हैं। द्रव का गैस का 2 बार आ गया, गैस का और द्रव का, जैसे ठोस का गैस का और गैस का ठोस का। इससे बेसिक अंतर ये है कि एक जैसे ठोस का
और गैस का है, और एक गैस का और ठोस का है। तो इसमें अंतर ये है कि पहले वाले विलयन में ठोस विलय है और गैस विलायक है, दूसरे वाले में गैस विलय है और ठोस विलायक है। तो कुल मिला के पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब अपने जो चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी तरफ चल पड़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता। देखिए, विलयन की सांद्रता बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करें। सांद्रता क्या होती है विलयन की? विलयन की सांद्रता, देखो जैसे ये एक बर्तन है, दूसरा ये बर्तन है, इसमें 1 लीटर हमने जल भरा है, इसमें भी 1 लीटर जल भरा है, इसमें हमने 25 ग्राम चीनी घोली है, इसमें 50 ग्राम चीनी घोली है। तो अब इन दोनों विलयनों में डिफरेंस कैसे करेंगे हम, कैसा अंतर करेंगे? हम केवल एक ही तरीके से अंतर कर सकते हैं। देखो, दोनों विलयनों का आयतन तो बराबर है, अंतर करने का तरीका है जो चीज़ हमने घोली है यानी कि जो विलय है उसकी मात्रा। ठीक है, तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय की जो उपस्थित मात्रा होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। जैसे पहले वाले विलयन की बात करूँ तो पहले वाले विलयन की सांद्रता है 25 ग्राम प्रति लीटर, और दूसरे वाले विलयन की बात करूँ तो इसकी सांद्रता है 50 ग्राम प्रति लीटर। सही है, ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होती है। सांद्रता के व्यक्त करने की जो अन्य विधियां हैं उनमें इम्पोर्टेंट नॉर्मलता है, आप पे पड़ी होगी ये नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। ये बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो, मैं आसान शब्दों में तुम्हें समझाऊंगा कैसे हम आसानी से मोललता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मलता से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। 11वीं क्लास में, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और मोल कैसे निकालते हैं हम? तो मोल निकालने के लिए हम कोई भी हमारा रासायनिक पदार्थ है तो उसकी हमें ग्राम में मात्रा चाहिए, ग्राम में उसका हमें द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए? द्रव्यमान ग्राम में, और बटे में अगर वो तत्व है तो हमें उसका परमाणु भार लेना होगा, परमाणु भार, और अगर वो यौगिक है तो हमें उसका अणु भार लेना होगा। यहाँ से हमें उस पदार्थ की जो हमें ग्राम में मात्रा दे रखी है उस ग्राम में मात्रा द्रव्यमान को हम पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित कर लेंगे, यानी कि जो मात्रा है हमें वो मोल में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 30 ग्राम CO2 है, तो 30 ग्राम CO2, अब ये तो द्रव्यमान हो गया ग्राम में, लेकिन अगर CO2 में पदार्थ की मात्रा की बात करें, मतलब मोल कितने हैं, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? द्रव्यमान तो है हमारे पास ग्राम में, तो ऊपर लिखेंगे हम 30, नीचे लिखेंगे हम CO2 का अणु भार, क्योंकि CO2 यौगिक है, तत्व नहीं है। तो आप जानते हैं अणु भार कैसे निकालते हैं। C का परमाणु भार कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और कार्बन का 1 परमाणु है, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44, यानी कि 44। 44 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 2 से काट लेंगे पहले इसको, 15, नीचे हो जाएगा आपका 22। 22 से इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोलों की संख्या। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपसे पदार्थ की सांद्रता। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या होती है? तो अब जो फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे फॉर्मूले नॉर्मलता, मोलरता, इनके सारे फॉर्मूलों की एक फ़ोटो है, ये PDF मैंने बना ली है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मलता क्या होती है। देखिए ये लिखा हुआ है नॉर्मलता का सूत्र, ये वाला, ये सूत्र है नॉर्मलता का। नॉर्मलता का सूत्र आप देख रहे हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में है विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, इस सूत्र से हम आसानी से नॉर्मलता निकाल सकते हैं अगर हमें विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता हो और विलयन का आयतन पता हो लीटर में। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता नहीं है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? देखिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कैसे क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है उसमें पदार्थ का द्रव्यमान देता है, पदार्थ का द्रव्यमान देता है, पदार्थ के द्रव्यमान को हम स्मॉल w मान लेते हैं। ठीक है, जो पदार्थ होगा उसका अणु भार भी होगा कुछ ना कुछ, तो उसको हम m मान लेते हैं।
उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। पदार्थ के द्रव्यमान को लिखा हमने W से, अणु भार को लिखा m से। आयतन बताया था हमें किस में, लीटर में, लेकिन आयतन लीटर में नहीं देता, आयतन देता है मिलीलीटर में। तो अगर आयतन मिलीलीटर में दिया है, आयतन किस में दिया है, मिलीलीटर में, ml में दिया है आयतन। तो अभी मैं बता रहा हूँ सब क्या करेंगे। और एक चीज़ थी हमारे पास ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक भी नहीं देता है हमको सीधे सीधे। तो देखो इसके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, एक जो इसका फाइनली सूत्र है, इन सब की जगह पर ग्राम तुल्यांक भी नहीं देगा, द्रव्यमान देगा, पदार्थ का नाम देगा, तो अणु भार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मलता n बराबर होता है W गुणा 1000 बटे में E इंटू B। ये सूत्र हमें कब लगाना है, देखिए, W ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, E तुल्यांकी भार, E को क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, B है आयतन, और ये आयतन यहाँ पर ml में है, किस में है, ml में। अब ये सूत्र कैसा है ये और देख लो 1 मिनट में, ज़रा 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको कैसा बना है ये सूत्र। जो सूत्र अभी हमने ऊपर देखा था उसी सूत्र से बना है ये, 1 मिनट में देख लेते हैं। देखो ऊपर जो सूत्र लिख रहा था, ऊपर सूत्र लिख रहा था कि नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे में था आयतन लीटर में, बटे में था आयतन लीटर में। तो ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है इसका भी सूत्र होता है एक, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में यानी कि W, पदार्थ का भार ग्राम में यानी कि W, और बटे में होता है तुल्यांकी भार यानी कि E। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है हमारी, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, W बटे E। और आयतन हमें किस में दे रखा था, लीटर में, लेकिन आयतन दिया किस में जाएगा, ml में, क्वेश्चन में। तो ये जो लीटर में आयतन दिया है, मान लो 500 ml आयतन दिया है, तो इसे जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर आयतन हमें ml में दिया जाए तो हमें यहाँ बटे में क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग। और जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, पूरे फार्मूले को जब आप सॉल्व करोगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, n बराबर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, W बटे E आ जाएगा, फिर ये बटे का चिन्ह बड़ा वाला, और यहाँ आ जाएगा आयतन ml में यानी कि B ml में, और बटे में क्या आ जाएगा, 1000। तो ये वाली वैल्यू W के साथ गुणा में पहुँचेगी और E B के साथ गुणा में पहुँचेगा। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो n बराबर हो जाएगा W गुणा 1000 बटे में E इंटू B। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे तरीके से। तो सबसे ज़्यादा इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे नॉर्मलता निकालने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी तुल्यांकी भार भी नहीं देता है, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, कोई अम्ल दे दिया, भाई विलय तो कोई अम्ल भी हो सकता है, कोई लवण भी हो सकता है, या कोई क्षार हो सकता है। तो ये अम्ल, क्षार और लवण के रूप में अगर कोई विलय दिया गया है तो उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी एक सूत्र है, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता ही देता हूँ। तुल्यांकी भार के लिए क्या सूत्र है, देखिए, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, तुल्यांकी भार E बराबर होता है, जो भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए अम्ल है या क्षार है या लवण है, अम्ल है, क्षार है या लवण है, सही है। तो हमें इनका अणुभार तो पता ही होगा, अगर हमें इनका सूत्र पता है, अणुभार तो हम निकाल ही सकते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे हम, इनका अणुभार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे अणुभार, ऊपर क्या लिखेंगे, अणुभार। नीचे लिखेंगे अगर अम्ल है तो उसकी होती है क्षारकता, क्षारकता। अगर क्षार है तो उसकी होती है अम्लता, उसकी अम्लता लिख देंगे। ठीक है, और अगर लवण है, लवण है तो क्या करेंगे, तो लवण है तो ये देखेंगे कि वो लवण किस अम्ल और किस क्षार से बनता है, क्योंकि लवण जब भी बनता है जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। तो अम्ल या क्षार के जितने भी अणु लग रहे हैं उदासीन करने के लिए, जितने भी अणु लग रहे हैं एक दूसरे को उदासीन करने के लिए, वो हमारा बटे में रहेगा अगर हमें अणुभार की
सॉरी, अगर हमें लवण का तुल्यांकी भार निकालना है, मान लीजिए 2 अणु लगे हैं तो बटे में 2 आएगा, 3 अणु लगे हैं तो बटे में 3 आएगा। ठीक है, इसे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल में मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये इनके प्रतीक हैं। ये नॉर्मलता को बताता है एन, नॉर्मलता को बताता है, ये मोलरता को बताता है कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोललता को बताता है मोललता, और ये बताता है मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, इन सब का एक ही मतलब है सारी बातों का। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की रासायनिक विधियाँ हैं। तो क्या विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की भौतिक विधियाँ भी होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए। एक होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको W/B से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी होती है द्रव्यमान बाई आयतन बाई आयतन प्रतिशतता। तीसरी क्या होती है अभी? आयतन बाई आयतन परसेंटेज, इसे B/B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके सूत्र भी लिखे हुए हैं। देखिए, मैं सूत्र दिखाता हूँ। इनके सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी का भी हो सकता है, विलय का या विलायक का, जिसका भी हमें निकालना है। तो जिस अवयव का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, उस अवयव के द्रव्यमान को हम ऊपर लेंगे, यानी कि विलयन में अवयव का द्रव्यमान। अगर विलय का निकालना है तो विलय का द्रव्यमान, और अगर विलायक का निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान, और बटे में ले लेंगे विलयन का द्रव्यमान। और प्रतिशत निकालना है तो इसे गुणा कर देंगे हम 100 से। तो ये हमारा बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, हमारे पास बेंजीन है C6H6, ये मान लीजिए हमारे पास 50 ग्राम है, और हमारे पास एल्कोहल है C2H5OH, मान लीजिए ये हमारे पास 40 ग्राम है। तो यहाँ स्पष्ट आप समझ रहे होंगे कि ये विलय बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? विलय, और ये बन जाएगा विलायक, ये बन जाएगा विलायक। तो अगर हमें C6H6 यानी कि अगर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, W/W ऑफ किसका? बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे कुल द्रव्यमान, यानी कि विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन तो तभी बनेगा ना जब हम विलय और विलायक को मिला देंगे, यानी कि जब बेंजीन और एल्कोहल को मिला लेंगे तो विलयन बन जाएगा। और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 50 और 40 90, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो विलयन बन रहा है। तो विलयन जब बनाएंगे तो विलयन का टोटल द्रव्यमान तो ये हो जाएगा ना। तो 50, 0 से 0 कट जाएगा, और गुणा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 100 बटे में 9। 500 को 9 से भाग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, फिर 5 बजेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 9 पंजे 45। इस तरह से ये 55.55 इस तरह से आता रहेगा। तो 55.55 जो प्रतिशत है वो किसका है? बेंजीन का है। 90 ग्राम में से 55.55% कौन है? बेंजीन है। मतलब अगर विलयन का द्रव्यमान 90 ग्राम ना होकर के अगर 100 ग्राम होता, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझें, अगर विलयन का द्रव्यमान 90 ग्राम ना होकर के 100 ग्राम होता, तो उस 100 ग्राम में से 55.55 ग्राम बेंजीन होती। अभी 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम में 50 ग्राम बेंजीन है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पर हमें एल्कोहल का निकालना है, किसका निकालना है? एल्कोहल का। तो इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरी परसेंटेज जो होती है वो 100 होती है। 100 माइनस 55.55 इस तरह से माइनस करके निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, ये आपका 44.55 आ जाएगा या 46 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा न्यूमेरिकल आता नहीं है, तो फिर इसका इस्तेमाल क्या है? ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं है, तो इसे सीख के हम क्या करें? अभी इसे सीखना
ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उसमें क्या करता है कि न्यूमेरिकल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए या बच्चे को सही तरह से टेस्ट करने के लिए, अरे एग्ज़ाम टेस्ट करने के लिए तो होता है, एग्ज़ाम का मतलब परीक्षण ही होता है। तो किसी भी विलय का द्रव्यमान सीधा नहीं देता है, वो नहीं कहेगा कि विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम है या 10 ग्राम पदार्थ घोला गया है, इस तरह से नहीं कहेगा। वो कहेगा कि एक विलयन है और उस विलयन में भारा अनुसार या द्रव्यमान अनुसार 10% विलय है या 10% कोई पदार्थ है। तो जैसे ही उसने 10% कहा, 10% देख के ही आप समझ गए कि जो विलय है उसका वजन या उसका द्रव्यमान 10 ग्राम है विलियन में। और विलियन कितना है? पूरा 100 ग्राम। विलियन कितना हो जाएगा? पूरा 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 100 ग्राम विलियन में से 10 ग्राम विलय को माइनस करेंगे तो 90 ग्राम क्या बच जाएगा? विलायक बच जाएगा। 90 ग्राम क्या बच जाएगा भाई? विलायक बच जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत टाइम ले लिया मैंने इन सब चीज़ों में, वीडियो लंबी होती जा रही है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा। अब इसके बाद हम जल्दी जल्दी फॉर्मूलों को रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बहुत सारे, क्योंकि इस चैप्टर से कम 3 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि एक 70 नंबर में से काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 3 का या 4 का या 5 नंबर का न्यूमेरिकल अगर आ जाए एक चैप्टर में से, बल्कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं और इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं अब तो ये 3 या 5 नंबर अगर आपके सही हो जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। एक नंबर की वैल्यू आप जान ही रहे होंगे। इस समय वैसे भी कंपटीशन इतना टफ हो गया है, नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इतनी हाई परसेंटेज लाकर, इतनी सारी नॉलेज होने के बाद अब भी हमें देखो यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ रहा है, लगातार पढ़ा रहे हैं 8-10 सालों से, फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है। 80% कंपटीशन में लाने के बाद फिर भी ले जा रहे हैं, धोखाधड़ी चल रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक सेफ़ फ्यूचर के लिए कम से कम आप खुद अपने आप को टीच कर सकें, अपने बच्चों को टीच कर सकें, या कोई सरकारी नौकरी ना मिले तो भी आप ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो उसके लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एक नंबर को भी कम ना आंकें, बल्कि एक नंबर तो बहुत बड़ा है। आजकल तो 0.1 0.2 नंबरों से रह जाते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से फॉर्मूले एकदम। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत देख ही लिया आपने। अगला है अवयव का आयतन प्रतिशत। जो दूसरी वाली था W/B, ये बहुत ही कम यूज होता है, तो इसका आप ज़्यादा ध्यान न दें तो कोई बात नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। दूसरा है आयतन प्रतिशत। तो जिस अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन ऊपर ले लेंगे और विलयन का कुल आयतन नीचे ले लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशत। ठीक है भाई। अगला है 1 बिलियन, जिसमें विलायक तथा विलय के मोलों की संख्याएं क्रमशः N1, यानी कि N1 जो मोल हैं वो किसके हैं? विलायक के। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, N1 किसके मोल हैं? विलायक के, और N2 किसके मोल बताए हैं इन्होंने? विलय के। तो अगर हमें कोई से भी घटक का यानी कि विलायक का या विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे? विलयन में विलायक का मूल प्रभाज यानी कि X1, तो विलायक का मूल प्रभाज ऊपर रखेंगे और कुल मूल प्रभाज यानी कि विलय और विलायक के कुल मूल प्रभाज यानी कि विलयन के मूल प्रभाज, ये आपका नीचे रहेगा। ठीक है, इसमें 100 से गुणा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। अगर विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलय का मूल ले लेंगे, नीचे वही रहेगा कुल मूल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा विलय का मूल प्रभाज। मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। इसका भी जब हम सॉल्व करते हैं, इसे वैल्यू रख के, मोलों की संख्या का जैसा फार्मूला होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे, अगर तत्व है तो परमाणु भार, नहीं तो यौगिक है तो अणु भार। सही है। तो ये सब रखने के बाद जब इस फार्मूले को फाइनली हम सॉल्व करेंगे और आयतन अगर हमें ml में दिया होगा तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा W, फार्मूला हो जाएगा W इंटू 1000 और बटे में हो जाएगा इसमें m इंटू में हो जाएगा B, यानी कि आयतन। अब ये मोलरता को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और अणुभार के लिए भी m आ गया। तो इस वाले अणुभार पर हम m डैश लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर m डैश लिख देंगे, जहाँ पर m डैश क्या है? अणुभार है।
ध्यान रखेंगे वैल्यू रखते समय कि कौन सा m मोलरता का है, कौन सा m अणु भार का है। तो आप ध्यान रखेंगे ये m डोज जो है ये अणु भार का है और ये वाला m मोलरता का है। ठीक है, नॉर्मलता मैंने आपको बता ही दी। आगे देखते हैं, इधर देखिए मोललता। मोललता में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मोललता होती है विलय के मोलों की संख्या। मोलरता में विलय के मोलों की संख्या थी, लेकिन विलय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में होनी चाहिए, ना कि 1 लीटर बिलियन में। अगर विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर बिलियन में है तो वो मोलरता कहलाएगी, और अगर विलय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में है तो वो मोललता कहलाएगी। ठीक है, इसमें भी वही सब चीज़ करके अगर इसे सॉल्व करेंगे, विलय के मोलों की संख्या का सूत्र रखेंगे। विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया होगा तो इसका सूत्र हो जाएगा W गुणा 1000 और बटे में जो विलय है उसका अणु भार यानी कि कैपिटल M और विलायक का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W। ये वाला W स्मॉल रहेगा, ये वाला W कैपिटल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मलता में ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मलता ना तो कभी पूछी गई और ना ही कभी पूछी जाएगी। इसके आगे दिया है इन्होंने हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम जो होता है वो किसी भी द्रव में, किस में? द्रव में गैस की विलयता को बताता है। गैस की विलयता को एक्सप्लेन करता है, गैस की विलयता को बताता है। द्रव विलायक में गैसीय अवस्था में जो विलय पदार्थ है उसकी विलयता को बताता है। कौन? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि अगर किसी गैस का, क्या कहता है अभी हेनरी का नियम, देखिए ध्यान से समझिए। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस की विलयता को अगर मोल प्रभाज मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? मोल प्रभाज। मतलब जो सांद्रता है, वैसे तो उसी को विलयता कहते हैं कि जितना आसानी से घुल जाए उसे जो है विलयता कहते हैं। ताप जो है सामान्य ताप रहे, सामान्य दाब रहे, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जो 1 लीटर विलायक में आसानी से घुल सकती है, मतलब 1 लीटर विलायक को पूरी तरह से संतृप्त कर सकती है विलय की मात्रा, उतने विलय की मात्रा को विलयता कहते हैं। तो हेनरी का नियम कहता है कि अगर विलयता को मोल प्रभाज मान लिया जाए, जैसा आपको यहाँ पर XA दिखाई दे रहा होगा, XA, तो ये विलयता मानी गई है जो यहाँ पर मोल प्रभाज बताया गया है। तो हेनरी का नियम कहता है कि अगर गैस के मोल प्रभाज को ही विलयता मान लिया जाए तो गैस का जो आंशिक दाब होता है विलयन के अंदर, क्या होता है? गैस का आंशिक दाब वो विलयता यानी कि मोल प्रभाज के सीधे सीधे समानुपाती होता है। ए लिया गया है विलय के लिए, ए किसके लिए लिया गया है? विलय के लिए लिया गया है। ठीक है, अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से पे क्या लेके आएंगे? एक समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो एक लेके आएंगे हम नियतांक। आप इतनी बात तो समझते ही होंगे, 11वीं क्लास में फिजिक्स भी पढ़ के आए हैं। तो जो किसी की समानुपाती होती है तो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये, जैसे अगर मोल प्रभाज यानी कि विलयता चेंज होगी तो जिस अनुपात में विलयता चेंज होगी, परिवर्तित होगी, उसी अनुपात में गैस का आंशिक दाब भी परिवर्तित हो जाएगा। ये मतलब होता है समानुपाती का। ठीक है, समानुपाती का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो यही वाली समीकरण आ जाएगी, ये वाली समीकरण आ जाएगी कि गैस का आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक यानी कि KH इंटू में गैस का मोल प्रभाज। विलयन में गैस का मोल प्रभाज कितना है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो हमें हेनरी नियतांक लेना है, किस में लेना है? ATM में या बार में लेना है, जो कि दाब का मात्रक होता है। ठीक है, और PA क्या है? विलयन के ऊपर स्थित गैस का आंशिक दाब है। XA विलयन में गैस A का मोल प्रभाज है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा गैसें घोली गई हैं तो फिर उसके लिए हम B का इस्तेमाल कर लेंगे, PB कह देंगे उसको, उसके मूल प्रभाज को XB कह देंगे। ठीक है, और जो कुल दाब हो जाएगा, कुल दाब हो जाएगा हमारा, कुल दाब P बराबर होगा गैस A का दाब और गैस B का दाब। ये बताएगा आगे चल के अभी राउल्ट का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी के नियम की ही एक विशेष स्थिति है। देखते हैं आगे। अच्छा, आगे राउल्ट का ही नियम है, देखिए। राउल्ट के नियमानुसार दो द्रवों A तथा B वाले आदर्श विलयन के लिए PA बराबर हेनरी के नियम से ये हो जाएगा और PB बराबर हेनरी के नियम से ही ये हो जाएगा। ठीक है,
बस इसमें और इसमें इतना अंतर है, हेनरी के नियम में और राउल्ट के नियम में इतना अंतर है कि इसमें जो नियतांक है वो KH है और इसमें जो नियतांक है वो PA0 है, जो कि कुल दाब है किसी भी गैस का। क्या है? कुल दाब है। ठीक है भाई। आगे देखिए, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार दो द्रवों A तथा B वाले आदर्श विलयन के लिए PA बराबर XA इंटू P0A और PB बराबर XB इंटू PP नोट, या PB0 बोल दो इसको, या PB नोट बोल दो। ठीक है, जहाँ पर PA क्या है? A अवयव का आंशिक दाब है। PB क्या है? B अवयव का आंशिक दाब है। और PA नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में अवयव A का कुल वाष्प दाब या वाष्प दाब, यही बताया था मैंने आपको। इसी तरह से PB नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था मतलब जब उसमें विलय नहीं मिलाया गया है। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में बताया गया है। तो PB नोट शुद्ध अवस्था में अवयव B का वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पर है ये। शुद्ध अवस्था में B अवयव का वाष्प दाब। XA क्या है? विलयन में अवयव A का मूल प्रभाज। इसी प्रकार XB क्या है? विलयन में अवयव B का मूल प्रभाज। ठीक है, तो ये वाष्प दाब, वाष्प अवस्था A और B अवयवों के मूल प्रभाज। मूल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। PA नोड को P से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आसानी से मूल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है भाई। राउल्ट के नियम का एक व्यापक या जनरल रूप दिया है जो हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इस वाले फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। ये फॉर्मूला तनु विलयन के लिए है, ये वाला फॉर्मूला सांद्र और तनु दोनों प्रकार के विलयन के लिए है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें NB अपॉन NA प्लस NB है, लेकिन अगर विलयन तनु होगा, कैसा होगा? तनु, तो ये जो NA प्लस NB है, इसमें से एक विलय है और एक विलायक है। अच्छा, विलयन तनु होने का क्या मतलब है? विलयन तनु होने का मतलब है कि जो विलय है वो बहुत ही कम मात्रा में घोला गया है, यानी कि NB की मात्रा बहुत कम है। मतलब NB को हम NA में जोड़ें या नहीं जोड़ें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा। तो NA प्लस NB को लगभग NA ही मान लिया जाता है, लगभग NA ही मान लिया जाता है। तब हमारा फॉर्मूला बनता है ये वाला। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने NB अपॉन NA। ठीक है, ये तनु विलयन के लिए है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तनु और सांद्र दोनों विलयन के लिए है। ये कोई दोनों अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, बल्कि इस वाले फॉर्मूले का दूसरा रूप है। ये इसमें N2 और N1 कह दिया है। ठीक है, नीचे वैल्यू बता दी है, कौन सी वैल्यू किसकी है, कौन सा प्रतीक किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, इसे और देख लीजिए एक बार। वैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको। WB ब्लैक का भार है, WB ब्लैक का भार, WA ब्लैक का भार, MB विलय का अणु भार, और MA, इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्या भाई? ये यहाँ ब्लैक की जगह विलय होना चाहिए था, इसको ठीक कर लेना भाई। ओहो, ये तो उन्होंने मिस्टेक कर दी, किताब में मिस्टेक है ये। B से दिखा रहे हैं, B लगा रहे हैं हम विलय के लिए, और A लगा रहे हैं विलायक के लिए। ठीक है, A किसके लिए लगा रहे हैं? विलायक के लिए। B किसके लिए लगा रहे हैं? विलय के लिए। तो इनकी थोड़ी सी ये मिस्टेक है, WB विलायक का ना हो करके ये विलय का अणु भार, विलय का भार होना चाहिए, विलय का भार होना चाहिए, सही है। और MB होना चाहिए विलय का अणु भार, और WA होना चाहिए विलायक का। ये होगा भाई विलय का, और ये वाला होगा विलायक का। अगर आप इन सूत्रों को लिख रहे हो तो इसे आप ठीक कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी बताता है क्वथनांक में उन्नयन को, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को। उन्नयन का मतलब होता है कि उसका जो क्वथनांक है वो पहले से कितना बढ़ गया है। देखो क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, जब हम किसी शुद्ध विलायक में विलय मिला के विलयन बनाते हैं
तो उस शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो पहले था विलयन बनने के बाद क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जितना क्वथनांक बढ़ गया उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और ये क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये मोललता के, विलयन की मोललता के सीधे सीधे समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे कहते हैं KB। इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। और ये एक विलायक के लिए निश्चित होता है। जैसे जल है तो जल के लिए इसका मान निश्चित रहेगा, ठीक है। बेंजीन है तो बेंजीन के लिए इसका मान निश्चित रहेगा। ये नियतांक वैल्यू है, नियत वैल्यू है, ये आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ के लिए याद कर लें तो अच्छी बात है, जैसे बेंजीन, अल्कोहल, जल, इन सब के लिए अगर आप याद कर लें 3-4 के लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसी फॉर्मूले में अगर मोललता का फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो मोललता का फॉर्मूला लगाने के बाद देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन WA इंटू MB। इसमें 1000 तो आप समझ ही गए होंगे। 1000 इसलिए लिया गया है क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया गया है। KB अभी मैंने आपको बताया ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, WB विलय का भार, WA विलायक का भार ग्राम में, और MB विलय का अणु भार, ठीक है। या फिर इस सूत्र से हमें विलय का अणु भार निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। MB को इधर ले जाएंगे और डेल्टा TB को इधर ले आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अगला है आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का होता है सूत्र ये वाला, जिस तरह से किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, उसी प्रकार किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर उसका जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु कहते हैं ऐसा तापमान या वह तापमान जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है या जम जाता है। जैसे जल का जो हिमांक है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जमना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस होते होते पूरी तरह से जम जाता है, ठीक है। तो जल का हिमांक बिंदु 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा। और जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जल में अगर कुछ मिला दिया, पानी में कुछ मिला दिया, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और उसका जो हिमांक है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हिमांक में जो अवनमन है वो भी मोललता पर ही निर्भर करता है, मोललता के सीधे सीधे समानुपाती होता है। यहाँ भी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह लाने के लिए एक नियतांक लेके आते हैं और इसे बोलते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक इसको बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसमें फॉर्मूले में देख लेते हैं दोबारा से, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ये दिया गया है फॉर्मूला, देखिए डेल्टा TF बराबर दिया गया है KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन WA इंटू MB। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है इसकी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये उन्नयन के लिए है और ये अवनमन के लिए है, ठीक है। ये हिमांक में अवनमन के लिए है और ये वाला है किसके लिए? क्वथनांक में उन्नयन के लिए। इसमें KB बता रहा है KB, अगर B4 होता है बॉइलिंग, B को मतलब क्या होता है? बॉइलिंग, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। और जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलता है उसे कहते हैं उसका क्वथनांक। ऐसे ही यहाँ पर F बता रहा है फ्रीजिंग को, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमना। तो ये बता रहा है हिमांक को। उम्मीद है अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से संकेतों का खेल है पूरी साइंस में। फॉर्मूले बनाने में हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं और संकेतों को ही समय से सही से समझना होता है हमें। थ्योरी समझ लें और उस थ्योरी के बाद उस थ्योरी को हम मैथमेटिकली यानी कि फॉर्मुलेट करने के लिए किन किन संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ध्यान से समझ लें। बाकी सब तो जोड़ घटा गुणा भाग वही मैथमेटिक्स की तरह, हाई स्कूल की मैथ की तरह वही रहती है सब, बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझ लें, थ्योरी को समझ लें, फिर उसी के बेस पर जो है वो सभी जितनी भी राशियाँ होती हैं, भौतिक या रासायनिक राशियाँ होती हैं, उन सबको फॉर्मुलेट करना होता है उसी के आधार पर। यहाँ से भी अगर हम विलय के अणु भार यानी कि MB को निकालना चाहेंगे तो MB इधर ले जाएंगे और डेल्टा TF को इधर ले आएंगे। इधर ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, इधर ये भाग में है तो गुणा में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो MB बराबर हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा TF, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें और रह गई हैं इस चैप्टर में, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हमारा इसका।
इसके बाद है अभी वान हाफ समीकरण। देखो वान हाफ समीकरण ये दी हुई है। वान हाफ समीकरण बताती है परासरण दाब को। देखो ये जो 3-4 चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर कहीं भी दी नहीं है, वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा हाँ, दिया था वाष्प दाब में अवनमन, ये राउल्ट के नियम के अनुसार ये वाष्प दाब में अवनमन के लिए ही है, जो राउल्ट का नियम है। वाष्प दाब भी कम हो जाता है विलायक का जब उसमें विलय मिला देते हैं। तो ये 4-5 राशियाँ हैं आपकी, कौन कौन सी हैं ये मैं प्लेन पेपर पे आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक है आपका वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अवनमन, ये पहला हो गया। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है भाई, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, ये जो चारों हैं, ये चारों विलयन के अणु संख्या गुण हैं। क्या हैं ये चारों? विलयन के अणु संख्या गुण। अणु संख्या गुण क्या होते हैं? अणु संख्या गुण वो होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपने अभी बहुत ही अच्छे से देखा है, जो वाष्प दाब में अवनमन है वो मोल प्रभास पर निर्भर है, जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मोललता पर निर्भर है, जो हिमांक में अवनमन है ये भी मोललता पर निर्भर है, और जो परासरण दाब है ये सांद्रता मोल प्रति लीटर यानी कि N/B में, N/B पर निर्भर है ये। ठीक है, तो देखो सभी में मोल आ रहे हैं, सभी में क्या आ रहे हैं? मोल। और मोल कहते हैं कणों की संख्या को। मोल किसको कहते हैं? कणों की संख्या को। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विलयन के ये चारों गुण विलयन में जो विलय के कण उपस्थित हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑप्शनली। मैं आपको कल को स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा दूंगा, फोटो खींच के दिखा दूंगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2018, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण है या कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, इस तरह से पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखें, ये चारों विलयन के अणु संख्या गुण हैं: वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछेगा कि नहीं है तो कोई 3 इनमें से दे देगा और एक कोई अलग दे देगा, जैसे पृष्ठ तनाव या श्यानता या कुछ और दे देगा। ठीक है, और अगर पूछेगा कि कौन सा है तो इनमें से एक देगा और बाकी 3 कोई से दे देगा। ठीक है भाई, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया बीच में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों के ही फ़ोटो खिंच पाते हैं केवल, बाकी सबके हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ते हैं, हाथ से लिखकर नोट्स बनाने पड़ते हैं, वीडियो बनानी पड़ती है। तो सपोर्ट करें, आपके फ़ायदे के लिए ही है। जैसे जैसे चैनल बड़ा होता चला जाएगा, ये हमारा परिवार बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी पढ़ाई के लिए सुविधाएँ भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये है परासरण दाब का सूत्र या परासरण दाब की समीकरण है। ठीक है, ये कैसे आती है, यहाँ पर टाइम नहीं है, मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखा देता। वैसे प्रूफिंग की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं इसमें, आप ये समीकरण ही याद कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन आता है, इस पर आपको 4 बिलियनों की सांद्रता दे देता है और 4 बिलियन दे देगा आपको, उनकी सांद्रताएँ बता देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से किसका परासरण दाब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ये, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के जितने क्वेश्चन हैं ये आपको लगभग मैं 2 वीडियो में कराऊंगा, कम से कम 50 या 40 के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जो बोर्ड में आए हुए हैं पिछले सालों में, सभी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो वान हाफ समीकरण किसको बताती है? परासरण दाब को। इसमें जो पाई है ये बताता है परासरण दाब को,
एन बताता है बिलियन के बी लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, सी बताता है बिलियन की मोलर सांद्रता को, टी बताता है केल्विन में ताप को, और आर होता है नियतांक जिसका मान होता है 0.083 लीटर बार प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, अगर यहाँ से हमें अणुभार निकालना है तो ये जो एन दे रखा है, एन को हम क्या करेंगे एम बी, एन की जगह पर हम क्या ले लेंगे, एन की जगह पर ले लेंगे एन विलय के मोल ही तो हैं, तो एम बी, सॉरी एम बी नहीं डब्लू बी, क्या लेंगे डब्लू बी और अपॉन में एम बी। डब्लू बी विलय का द्रव्यमान ग्राम में और एम बी विलय का अणुभार। तो फिर अगर हमें इस समीकरण से विलय का अणुभार निकालना है, विलय का अणुभार ज़्यादा पूछा जाता है, विलय का नाम नहीं बताया जाता, केवल पदार्थ कह देते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, एम बी बराबर डब्लू बी इंटू आर टी अपॉन पाई बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और समझिए, ये जितने भी मैंने आपको अणुसंख्या गुणधर्म बताए हैं बिलियन के और जितने इनके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले से जब हम किसी कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अणुभार कैलकुलेट करते हैं इन सारे फॉर्मूलों से, तो जो अणुभार आता है वो अणुभार विलय के वास्तविक अणुभार से थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, मतलब अलग होता है उससे। इसे कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। आप जानते होंगे अणुभार को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, सही है। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम विलय को विलयन में घोलते हैं, विलय को किस में घोलते हैं, विलायक में, विलयन में नहीं घोलते हैं, विलयन तो बनता है बाद में, जब विलय को विलायक में घोल देते हैं तब विलयन बनता है। तो जब हम विलय को विलायक में घोल रहे होते हैं तो होता क्या है, विलय को विलायक में घोलते समय विलय के जो कुछ कण हैं, ये विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, या तो विलय के कण आपस में संयोजित होकर एक बड़ा कण बना लेते हैं, क्या हो जाते हैं संयोजित, 2 कण 4 कण या 5 कण या 10 कण आपस में संयोजित होकर एक बड़ा कण बना लेते हैं। तो जैसा मान लीजिए 5 कण एक साथ जुड़ गए, तो 5 कण एक साथ जुड़ने के बाद उनका एक ही कण तो बन गया, तो फिर कणों की संख्या में कमी आ जाएगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, जो 4-5 अणुसंख्या गुण बताए हैं, ये तो कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए इन सूत्रों से जब हम किसी विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं तो उसका मान बदल जाता है, या फिर वो संयोजित ना होकर के क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। मतलब एक कण 2 कणों में टूट गया या 3-4 कणों में टूट गया, तो भी कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, और फिर इसके कारण भी विलय का अणुभार परिवर्तित आएगा जब हम फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए बार्न हाफ ने एक कल्पना करी और एक नई संख्या वो लेके आया जिसे कहते हैं बार्न हाफ कारक, बार्न हाफ फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान और अणुसंख्या गुणधर्म का परिकलित मान, या फिर परिकलित अणुभार बटे में प्रेक्षित अणुभार, इस वाले फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें हम सबके साथ आई लगा देंगे, सबके साथ क्या लगा देंगे, आई। और आई लगाने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अणुभार निकालेंगे, तो फिर हमारा आंसर सही आएगा। सही आएगा मतलब जो वास्तविक मान है अणुभार वही आएगा, प्रायोगिक अणुभार भी वही होगा और परिकृत अणुभार भी वही होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये दिया गया है, देखो नीचे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए यहाँ मोल प्रभास की गुणा में आई लगा दिया, यहाँ मोललता की गुणा में आई लगा दिया, यहाँ मोललता की गुणा में आई लगा दिया, और यहाँ पर भी देखिए मोलों की संख्या के साथ क्या लगा दिया, आई लगा दिया, यहाँ पर भी मोलों की संख्या के साथ आई लगा दिया। सही है, ये इस तरह से आप जो है फॉर्मूले को सही कर सकते हैं अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो। न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, और न्यूमेरिकल करने के बाद ये थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी जब ही क्लियर होती है जब आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से ज़रूर करें आप, जिस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल हो वहाँ पर न्यूमेरिकल ज़रूर करें। इस चीज़ को आप कभी भी आजमा के देख सकते हैं। फिजिक्स अगर आपसे न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे तो आपको फिजिक्स आसान लगेगी, केमिस्ट्री टफ लगेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, समीकरण ज़्यादा हैं, इक्वेशन से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से ज़रूर करें। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो
यही मैं उम्मीद करता हूँ, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बस होता कुछ नहीं है, आपकी वीडियो लाइक करने से हमारा थोड़ा सा हौसला हिम्मत बढ़ जाती है, और फिर हमें लगता है कि बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें वीडियो बनाने का और हमारा मन करता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तभी सब्सक्राइब करें चैनल को, वरना अनसब्सक्राइब कर दें, या फिर हमें कमेंट में बताएं कि सर इस तरह की कमी है आपकी वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।